हेलो स्टूडेंट्स, टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपना एक टॉपिक चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे पहले जो अपनी 2 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें केमिकल काइनेटिक्स की अपनी शुरुआत की थी, कुछ बेसिक आपको बताया था और कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में और अभिक्रिया वेग तक अपने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग तक पढ़ा अपने। तो एक लास्ट में मैंने आपको टर्म्स लिखवाई थी कि माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो इससे आगे अपन शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं ताकि अपने दिमाग में आ जाए कि अपन क्या कर रहे हैं। तो अभिक्रिया वेग को मैंने क्या बताया था कि प्रति एकांक समय या इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। और जो अभिक्रिया वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स अपने पास यहाँ पर आई कैसे। तो देखो अपने लास्ट में क्या लिखा था कि डेल्टा पी आर अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन को लेकर अपन चलते हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन t इक्वल टू समय क्या लेते हैं, 0, यानी अभी अभिक्रिया प्रारंभ हुई नहीं है, अभिक्रिया की शुरुआत अभी हुई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होना प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित बनना हुए नहीं है, परिवर्तित शुरू नहीं हुए हैं, तो उस समय उत्पाद की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 0। और जिस समय अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो नहीं रहे हैं तो वहां पर अपन समय कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। यानी t इक्वल टू 0 समय पर उत्पाद की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी, 0 होगी। तो न्यूनतम कंसंट्रेशन हो गई उत्पाद की, इससे तो कम हो नहीं सकती। और इस समय जो अभिकारक की सांद्रता है, तो देखो अभिकारक तो इस समय पर उतना ही है जितना अपन ने लिया था। भाई जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा अपने को इसकी लेनी थी उतनी अपन ले चुके, तो वो उतना ही है ना इस समय पर। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जो जितना अपन ने लिया है उतना ही है। तो मान लिया इसके कितने मोल्स हैं, 10 मोल अभिकारक के अपन ने लिए थे। तो t बराबर 0 समय पर जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसको अपन अधिकतम या मैक्सिमम कंसंट्रेशन कह सकते हैं। और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर न्यूनतम होगी। किस समय पर होगा, जब समय t इक्वल टू अपन क्या लें, 0। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें कि जैसे मान लो t इक्वल टू अपन 2 मिनट या 2 सेकंड कुछ भी समय लें, तो मतलब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है, तभी समय आएगा इसमें। अभिक्रिया शुरू हो चुकी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अभिकारक धीरे धीरे किस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गए, उत्पाद में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे किस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गए, उत्पाद में। तो t बराबर समय 2 मिनट ले अपन या 2 सेकंड ले, कुछ भी लें, तो उत्पाद की कुछ ना कुछ मात्रा बनेगी। तो मान लो उत्पाद के कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। तो इस समय अभिकारक के कितने मोल बचे, 8 मोल। इसी प्रकार अपन समय t इक्वल टू 4 मिनट या 4 सेकंड ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पाद के क्या हो गए, मान लो 4 मोल बन गए, तो अभिकारक के कितने मोल बचे, 6 मोल बचे। उसी प्रकार t इक्वल टू अपन 6 मिनट ले लें, है ना। उसी प्रकार t इक्वल टू अपन क्या लें, 6 मिनट लें, तो यहाँ पर उत्पाद के कितने मोल बने, मान लो 6 मोल बने, तो अभिकारक के कितने मोल बचे, 4 मोल बचे। ठीक है, उसी प्रकार t इक्वल टू अपन कितने मिनट ले लें, 8 मिनट, तो उत्पाद के कितने बने, 8। यहाँ पर अभिकारक के कितने बचे, मान लो 2। उसी प्रकार t इक्वल टू अपन कितना ले लें, 10 मिनट ले लें, तो उत्पाद के कितने मोल बन गए, 10। और अभिकारक के यहाँ पर कितने मोल होंगे, 0 होंगे। तो एक तरह से अपन इस को देखें तो समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद दोनों की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इस चीज़ को अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि t बराबर 10 मिनट है, इस समय पर अंतिम समय अपन ने ले लिया, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, वो सांद्रता बेटे यहाँ पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। और इस समय पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अभी उत्पाद की जो सांद्रता है, वो सांद्रता क्या होगी, अधिकतम होगी।
तो एक चीज तो यहाँ पर अपने ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जब अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है उस समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी, और जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता न्यूनतम होगी उस समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। अब दूसरी देखो कि समय निरंतर कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी अनुपात में दोनों की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और एक चीज मैंने आपको लिखवाई थी कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है ना, तो वो मात्रात्मक रूप से तो क्या होता है, बराबर होता है, और चिन्हात्मक रूप से क्या होता है, विपरीत होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्यों होगा, देखो कि जब अभिकारक के 10 मोल थे और कुछ समय पश्चात यानी t बराबर 2 मिनट बराबर पश्चात अपने देखा तो उत्पाद के कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। तो अब उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, 2 मोल का ही तो परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये 2 मोल कैसे हैं, 0 से 2 पहुंचा तो 0 से आगे बढ़ गए, तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने का मतलब अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, +2, यानी 2 मोल की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसी समय पर अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें, यानी ये t = 2 मिनट, 2 पर समय पर अपन क्रियाकारक की या अभिकारक की सांद्रता को देखें, तो अब ये 10 मोल से कितने मोल आ गए, 8 मोल। ठीक है, तो कितने मोल का अंतर आया, परिवर्तन कितने मोल का हुआ, 2 मोल का हुआ। अब चूंकि ये 10 से कितने पर पहुंच गया, 8 पर पहुंच गया, तो इसकी कंसंट्रेशन में क्या हुई, कमी हुई। तो कमी को अपन कैसे दर्शाएंगे, इसको -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर +2 तो क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे -2 क्या है, नीचे -2 क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। लेकिन समय तो बराबर है ना, समय तो एक ही है ना, समय में अपन ने कोई विशेष चेंज यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि मात्रात्मक रूप से तो ये क्या है, बराबर हैं, और चिन्हात्मक रूप से ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि लगातार अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। इस चीज को अपन यहाँ पर ये देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी अन्य समय पर लेके चले, इस समय पर अपन इसको कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखो अभिकारक के 10 मोल से कितने मोल रह गए, 2 मोल रह गए, यानी कितने मोल का अंतर आया, 8 मोल का। तो 10 से 2 8 मोल का अंतर आ रहा है, कमी हो रही है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। और इसी समय पर अपन उत्पाद की कंसंट्रेशन को देखें तो 0 से कितना पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया। तो 0 से 8 का अंतर कितना रहा, 8, लेकिन ये वृद्धि हो गई, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, +8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं से ये चीज बनी है, देखो इसको अपन ने क्या लिखा है, -ΔR/ΔT। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया वेग लिखा, ये अपने किसके लिए लिखा, अभिकारक के लिए। R क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, अभिकारक है। डेल्टा किसको दर्शाएगा, परिवर्तन को। डेल्टा किसको दर्शाएगा, परिवर्तन को। तो देखो सांद्रता में परिवर्तन तो हो रहा है। ठीक है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, बड़ा कोष्ठक किसको दर्शाएगा, सांद्रता को। ठीक है, और किसकी सांद्रता, R किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, अभिकारक, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को क्या लिखेंगे, ΔR से। अब इस परिवर्तन में समय तो लग रहा है, देखो मान लो 10 से 2 मोल पहुंचा, तो इसमें समय तो लगाना। ठीक है, तो प्रारंभिक समय और अंतिम समय हो जाएगा। ठीक है, तो T किसको दर्शाएगा, समय को, और डेल्टा किसको दर्शाएगा, परिवर्तन को, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब इसी अभिक्रिया वेग को अपन प्रोडक्ट के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, ΔP/ΔT। तो डेल्टा तो परिवर्तन को दर्शा रहा है, बड़ा कोष्ठक किसको दर्शा रहा है, कंसंट्रेशन को, और P किसको दर्शा रहा है, प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। तो अपन क्या लिखेंगे, ΔP/ΔT। बड़ा कोष्ठक किसको दर्शाएगा, सांद्रता को दर्शाएगा। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखना। तो ये चीज अपने पास इस प्रकार से आई थी। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया वेग के प्रकार। किसको देखेंगे, अभिक्रिया वेग के प्रकार। देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया वेग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला कौन सा होगा, औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा कौन सा होगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, या इसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अपन समझेंगे। और तीसरा क्या होगा, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग।
अभिक्रिया वेग मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक या वास्तविक अभिक्रिया वेग, और तीसरा कौन सा होगा? प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अब इन तीनों को अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखो अभिक्रिया वेग के प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हुए, तीनों के नाम लिखो। अब अपन इनको 1 to 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना कौन सा रहेगा? औसत अभिक्रिया वेग। क्या रहेगा? औसत अभिक्रिया वेग, और इसको अपन डिनोट करेंगे RAV, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत, और R का मतलब क्या? रेट, यानी वेग से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखो इसकी अपन परिभाषा लिखें, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग, यानी एवरेज रेट, औसत वेग ज्ञात किया जाता है या किया जा सकता है। या अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर अभिक्रिया का जो वेग प्राप्त होगा वो वेग क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। यानी सांद्रता में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में अपन किसका भाग देंगे? समय का भाग देंगे। तो सांद्रता में परिवर्तन तो दोनों के लिए होता है, अभिकारक के लिए भी होता है और उत्पाद के लिए भी होता है। तो दोनों के लिए अपन औसत वेग को अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखो अभिकारक के लिए तो अभिकारक के लिए क्या लिखेंगे? औसत वेग यानी R एवरेज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अपोन में परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा परिवर्तन को किसकी सांद्रता? अभिकारक रिएक्टेंट, तो माइनस डेल्टा R अपॉन में क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा T। ये किसके लिए आ गया? अभिकारक के लिए। इसी प्रकार अपन किसके लिए लिखें? उत्पाद के लिए। तो देखो उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे? R एवरेज इक्वल टू प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर? प्लस डेल्टा परिवर्तन को किसकी सांद्रता में परिवर्तन? P यानी उत्पाद, और अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T। तो ये अपन ने जो औसत वेग लिखा वो किसके लिए लिख दिया? उत्पाद के लिए। ऊपर वाला किसके लिए है? अभिकारक के लिए, और ये अपन ने किसके लिए लिखा है? उत्पाद के लिए। ठीक है, अब इस एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो औसत वेग और दूसरा जो अपन ने तात्क्षणिक वेग मैंने बताया ना 2 नंबर वाला, इन दोनों को थोड़ा सा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। उसको करना अपने को अलग से है। मान लो अपने पास ये A बिंदु है और ये बिंदु कौन सा है? B। इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है मान लो वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, बिंदु A और B दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब इस दूरी को अपने को तय करना है और यहाँ से अपन एक बाइक के द्वारा गति करते हुए जाते हैं। इसके द्वारा? बाइक। ठीक है, स्पेशल बाइक है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बाइक से रवाना हुए मान लो 9 बजे। ठीक है,
और बिंदु बी जो अपनी मंजिल थी जहां पर अपने को पहुंचना था, तो बिंदु बी पर इस बाइक के द्वारा मान लो अपन पहुंचे 10 बजे। कितने बजे पहुंचे? 10 बजे। अब यहां पर इस बिंदु बी पर आपको आपका एक दोस्त मिल गया, ठीक है। उसने पूछा भाई कितने बजे रवाना हुआ था? 9 बजे। अब कितने बजे हुए भाई? 10 बजे। तो तू किस स्पीड से यहां पर पहुंचा? भाई बाइक की जो गति थी वो गति क्या थी तेरी? तो वो क्या बताएगा कि लगभग मैं 40 की स्पीड से यहाँ पर पहुँचा। ये मेरी बाइक की गति क्या है? 40 के हिसाब से आई है, या जो भी होगा मान लो 60 के हिसाब से आई है, जो भी है 80 के हिसाब से आई, कुछ भी एक गति का एक मान वो बताएगा। अपनी बाइक की जो स्पीड है उस स्पीड का वो एक मान बताएगा। मान लो उसने कितना बता दिया? 60 बता दिया। कितना बता दिया कि भाई मैं 60 की स्पीड से चला था, तब मैं ए से बिंदु बी पर 9 बजे चलकर 10 बजे पहुंचा। उसने अपने दोस्त को बताया। लेकिन जब अपन इसको देखें, बाइक को देखें, तो क्या इसने जब यहाँ से बाइक को स्टार्ट किया था तब वो 60 की स्पीड से ही स्टार्ट हुई थी क्या? या यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ये जो 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, उस दूरी के दौरान इसकी स्पीड 60 की बनी रही क्या? कहीं पर हो सकता है इसने बाइक को 80 की स्पीड से भी चलाया होगा, कहीं पर हो सकता है इसकी बाइक 120 की स्पीड से भी चली होगी, कहीं पर हो सकता है इसकी बाइक 40 की स्पीड से भी चली होगी, कहीं पर हो सकता है कि इसकी बाइक 0 की स्पीड भी होगी। तो एक समान तो नहीं रहा ना, इसलिए इसने इन सभी का एवरेज इसको बताया है कि मेरी एवरेज गति क्या रही? ये रही। तो इस प्रकार से ये जो एवरेज वैल्यू इसने अपने दोस्त को बताई, ये इसके लिए क्या होगा? इसका औसत वेग होगा। क्या होगा? औसत वेग। और जब अपन ने अभिक्रिया वेग की परिभाषा पिछली कक्षा के अंदर लिखी थी, तब वहां पर मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी कि अभिक्रिया वेग कभी भी एक समान नहीं रहता है। तो एक समान नहीं रहा, यहाँ पर कहीं भी ज़्यादा था, कभी क्या था? कम था। तो इसने अपनी कौन सी वैल्यू को बताया? एवरेज वैल्यू को, एवरेज स्पीड को इसने बताया है। तो इसलिए इसकी ये जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या कहलाएगी? औसत वेग कहलाएगी। ठीक है। अब यहीं पर मैंने तात्क्षणिक शब्द लिख दिया और इसको मैं क्या कह रहा हूँ? वास्तविक वेग कह रहा हूँ। देखो अपने को ये लिखना तो अलग से है, डिस्कस अलग से करना है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक संबंध है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको वास्तविक क्यों कह रहे हैं या इसको तात्क्षणिक क्यों कर रहे हैं? तो देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है और अंतिम पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है। तो अब ये बी पर पहुंचेगा नहीं, अपने दोस्त फ्रेंड के पास ये पहुंचा नहीं है। ठीक है। तो इसको तात्क्षणिक की अगर अपन छोटी सी परिभाषा देखें तो क्या है कि किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है? उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब ये क्षण विशेष क्या हुआ? मान लो रवाना तो ये यहाँ से हुआ था ए से, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर पहुँचा, मान लो समय क्या था? 9:15। ठीक है। तो इसकी मदर का, इसकी मम्मी का फ़ोन आ गया इसके पास। ठीक है। फ़ोन इसने अटेंड किया और मम्मी ने पूछा कि बाइक किस स्पीड से चल रही है? तो ये हाथों हाथ बाइक के स्पीड मीटर को देखेगा और क्या बताएगा कि मम्मी बाइक अभी 50 की स्पीड से चल रही है। तो एक किसी निश्चित समय पर, क्षण विशेष पर ही तो इसने बताया ना। ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो स्पीडोमीटर के अंदर जो अपनी स्पीड मीटर है उसके अंदर देखकर बाइक की जो गति बताई, वो गति क्या है? रियल गति है। कोई एवरेज वैल्यू को इसने नहीं बताया, जो वास्तविक उस समय जो बाइक चल रही थी उसी गति को बताया। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक वेग कहते हैं। लेकिन जब ये अपने दोस्त के पास पहुंचेगा तब उसको वो 50 नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा था? 60 बता रहा था। क्यों? क्योंकि ये कब की बात है? जब अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो फिर वो उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। और ये कब की बात है? जब वो अपनी मंजिल पर पहुँच रहा था, यानी अभिक्रिया पूर्ण होने की और अग्रसर थी। बीच में ही एक अवरोध उत्पन्न हो गया, एक बाधा आ गई, चेक पोस्ट आ गई और उसने पूछा कि बताओ भाई तुम्हारी स्पीड क्या है? तो उसने अपनी वास्तविक स्पीड को वहाँ पर बताया। इसलिए किसी क्षण विशेष पर ये है, समय क्षण क्या है? एक छोटा सा समय का है, उसमें
क्षण विशेष पर इसने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक। और चूंकि जो बताया वो सही है, कोई एवरेज वैल्यू नहीं बताया, वो रियल है, इसलिए उसको क्या कहेंगे अपन, वास्तविक वेग कहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा इसमें संबंध है अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में। बाकी तात्क्षणिक या जो वास्तविक वेग है वो अपने को अलग से भी डिस्कस करना है। अभी अपन अपना जो एवरेज वेग चल रहा है, औसत वेग चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसका अपन ग्राफीय निरूपण देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो औसत वेग का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो अपने औसत वेग दो अलग अलग के लिए लिखा है, अभिकारक के लिए लिखा है और उत्पाद के लिए, तो दोनों के लिए अपन ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं अपन अभिकारक के लिए, अभिकारक के, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो किसके मध्य बनेगा, सांद्रता और समय के मध्य। एक तरफ अपन क्या लेंगे, अभिकारक की कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ अपन क्या लेंगे, जो समय। तो देखो यहां पर अपन ने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन, और यहां पर अपन ने क्या लिखा है, समय, ठीक है। अब ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यही ग्राफ आगे चलकर अपन जो तात्क्षणिक वेग करेंगे उसमें अपने काम आएगा। तो यहां पर अपन t इक्वल टू क्या लिख दें, 0 लिख दें। t इक्वल टू समय क्या लिखा अपन ने, 0 लिखा। तो बेटा देखो कि जब t इक्वल टू समय 0 होता है, उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। तो सांद्रता तो यहाँ पर लिखी है, तो मान लो इन अभिकारकों की सांद्रता ये यहाँ पर अधिकतम है। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी समय के सापेक्ष सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी को अपन नीचे की तरफ एक स्लोप के द्वारा दर्शा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये यहां पर क्या होगा, अनंत स्पर्शी होगा। क्या होगा, अनंत स्पर्शी, यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है ना सांद्रता में, ये समय वाली लाइन को टच नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यहां पर परीक्षा में बहुत बार गलती होती है, ठीक है। अब यहां पर ये अभिकारक के लिए अपने लिखा। अब इसमें दो बिंदु अपन निश्चित कर लेते हैं। मान लो एक बिंदु अपने पास ये है, ठीक है। यहां पर जो अभिकारक की कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या लिख लें, R1 लिख लें, और ये अपने पास क्या आ गया, समय T1, ठीक है। दूसरा बिंदु अपन ने ये निश्चित कर दिया, ये समय क्या हो गया, T2, और यहां पर अभिकारक की जो कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या लिख दें, R2 लिख दें, ठीक है। अब यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है देखो, तो ये परिवर्तन है ना, परिवर्तन में लगा समय, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, यही तो होगा। इक्वल टू अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, ठीक है। दूसरा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यही तो हो रहा है, इसको अपन क्या लिखेंगे, R2 माइनस में R1, और इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं एक साथ, डेल्टा R। तो यहां से अपने पास अभिकारक के लिए औसत वेग का क्या सूत्र बन जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा R अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा T। तो ये जो ग्राफीय निरूपण हुआ वो किसके लिए हुआ, अभिकारक के लिए। दूसरा अपन किसके लिए बनाते हैं, उत्पाद के लिए। तो देखो उत्पाद के लिए भी जो अपन ग्राफ बनाएंगे वो भी क्या होगा, सांद्रता और समय के मध्य होगा। किसमें होगा, सांद्रता और समय के मध्य होगा, क्योंकि उत्पाद की भी सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अपना ग्राफ क्या होगा, देखो ये इधर अपन लेते हैं कंसंट्रेशन और इधर अपन क्या लेते हैं, समय। अब यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू 0 समय है। समय क्या है, 0, यानी अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। और जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, यानी समय कितना होता है, 0 होता है, तो उस समय जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 0 होगी, यानी न्यूनतम होगी। तो यानी प्रोडक्ट वाला ग्राफ तो यहीं से प्रारंभ होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अभिकारक वाले का जो ग्राफ है उसके विपरीत उत्पाद के लिए अपने को ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर भी अपन दो बिंदु ले लेते हैं। तो एक बिंदु अपने मान लो ये ले लिया, ये समय क्या है, T1, और ये उत्पाद की सांद्रता क्या है, P1।
दूसरा बिंदु अपन ने ये ले लिया। ये समय क्या है T2 और ये उत्पाद की सांद्रता क्या है P2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हुआ परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन हुआ, ये क्या है T2 माइनस में T1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन डेल टी। और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं P2 माइनस में P1 इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा P। तो यहाँ पर फिर उत्पाद के लिए अपने पास औसत वेग क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। अब इस प्लस माइनस को एक थोड़ा सा अपन और समझते हैं। देखो यहाँ पर माइनस लगाना है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगा परिवर्तन होगा। अब इसको अपन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक अपन दो समय के बिंदु निश्चित करते हैं। मान लो अपने पास T1 समय कितना लेते हैं अपन, ये अपने क्या ले लिया T1, और ये जो समय लिया ये समय t इक्वल टू 6 मिनट लिया, ये समय अपन क्या ले लेते हैं T2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं T2। ठीक है, तो अब देखो T1 पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो सांद्रता क्या होगी R1, और T2 पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या होगी R2। उसी प्रकार T1 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता है ये वाली, ये सांद्रता क्या होगी P1, और T2 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता है ये वाली, वो सांद्रता अपन क्या ले लेते हैं P2। तो अब पहले ग्राफ में देखो अपन ने क्या लिखा है R2 माइनस R1। अभिकारक के लिए ये लिखा ना कि R2 माइनस में क्या है R1 है। तो अगर अपन यहाँ पर R2 का मान देखें तो R2 का मान अपने पास क्या है, यही तो है ना R2 का मान। R2 का मान अपने पास क्या है 4, माइनस R1 का मान कितना है ये वाला कितना है 8, अपॉन में T2 माइनस T1, तो T2 का मान क्या है 6 और T1 का मान कितना है 2, तो 6 माइनस 2 तो कितना आ गया -4 अपॉन में 4, -4 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसी समय पर इसी समय अंतराल पर अपन उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं। तो उत्पाद के लिए क्या है देखो P2 माइनस में P1, तो P2 का मान किस पर होगा T2 पर होगा, तो T2 पर P2 का मान ये वाला है कितना है 6, माइनस P1 का मान क्या होगा T1 पर, तो T1 तो अपने ये लिया है तो इस पर P1 का मान कितना है 2, तो 6 माइनस 2 अपॉन में T2 माइनस T1, तो T2 कितना है अपने पास 6 और T1 का मान कितना है 2, तो कितना आ गया 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4/4। ये कैसा होगा धनात्मक होगा। तो देखो दोनों के जो मात्रात्मक मान है वो बराबर आए कि नहीं आए एक ही निश्चित समय अंतराल पर, लेकिन दोनों चिन्हात्मक रूप से क्या हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है लगातार कमी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को अपन इन ग्राफ की सहायता से भी देख सकते हैं। तो एक तरह से जो औसत वेग होता है वो अभिक्रिया वेग की तरह ही अपन उसको डिनोट करते हैं। तो ये अपना अभिक्रिया वेग का पहला प्रकार हो गया औसत वेग। ठीक है, बाकी जो तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग है वो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और ये लेसन तभी क्लियर होगा जब अपन इसको स्टार्टिंग से देखें। तो इससे पहले का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करें और ये करें, आगे अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।